प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज एक वीडियो लिंक के जरिए से कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें तमाम सूबे कनेक्टेड थे। फिरदौस आशिक अवान साहबा उस कॉन्फ्रेंस में शरीक थी और तमाम सूबों के साथ उन्होंने एक मुशावरत भी की है। जो समझ आ रही है बात वो ये है कि तमाम सूबों में इदराक है इस बात का कि लॉकडाउन ज़रूरी है। और जाम कमाल साहब ये कह रहे थे कि जिन ममालिक ने देर की उन ममालिक में कोरोना ने बहुत तबाही मचाई है, तो देर नहीं की जानी चाहिए। फिर हम तमाम सूबों की जानिब से देख रहे हैं कि अपील की जा रही है कि आप 3 दिन के लिए घर पर रहें, 2 दिन के लिए घर पर रहें। पंजाब ने कह दिया कि 2 दिन के लिए दुकानें नहीं खुलेंगी, आप घर पर रहें, लेकिन उसको लॉकडाउन का नाम ना दें। जाम कमाल साहब कह रहे थे कि 10 दिन के लिए आप जो है अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में रह जाएं। सिंध ने तो कल ही कह दिया था कि अगले 3 दिन के लिए जो है वो हम एहतियात करेंगे। इसको इब्तिदा में लॉकडाउन कहा गया, लेकिन फिर वजाहत की गई नहीं, ये लॉकडाउन नहीं है, कर्फ्यू नहीं है, लेकिन 3 दिन के लिए एक अपने आप को आइसोलेशन में जाने का, और ये अपील है। इसका मतलब यह है कि तमाम सूबों के यहाँ ये इदराक मौजूद है कि लॉकडाउन शायद इसका वाहिद हल है, लेकिन तमाम हुकूमतें इस पर कंसेंसस डेवलप नहीं कर पा रही तमाम सूबों की, और इस पे हिचकिचाहट का शिकार हैं लॉकडाउन करने के हवाले से। लेकिन हम जब सोशल मीडिया पर देखते हैं, जब आवाम की राय लेते हैं, तो ज़्यादातर लोग इस बात के हामी दिखाई देते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए। यानी लॉकडाउन होने के लिए राह हमवार दिखाई देती है, लेकिन अभी तक हुकूमतें कतरा रही हैं। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। क्यों कतरा रही है हुकूमत के लॉकडाउन किया जाए 15 दिन के लिए, इस पर हम ज़रा गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में। और साथ ही साथ जो मुख्तलिफ एक फ़ज़ाई ऑपरेशन जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। 8 बजे से आज तमाम गैर मुल्की प्रवासें जो हैं वो पाकिस्तान में ना आ सकेंगी, ना पाकिस्तान से जा सकेंगी, सिवाय उन चंद जो कार्गो फ़्लाइट्स हैं या दीगर फ़्लाइट्स हैं। कुछ ऐसी फ़्लाइट्स जिसमें जो एम्बेसीज़ के थ्रू ऑपरेट करती हैं या चार्टर्ड फ़्लाइट्स, वो आ सकती हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब कैसे वापस आ रहे हैं ये पता नहीं है, और फिर वापस आएंगे तो क्या उनको भी क्वारंटीन में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, इस पर तो हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जाकर बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब की इतने अरसे के बाद इस वक्त वापसी, इस टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों पहले वापस नहीं आ रहे थे और अचानक से क्यों उन्होंने वापस आने का फैसला किया, और क्या वो आ भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो तो मुअत्तल कर दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ें आज हम जो बात करेंगे। कुछ पाकिस्तानियों की शिकायत भी हैं। सखर में आज एक एहतजाज भी हो गया, लोग अपने जो क्वारंटीन से बाहर आ गए और बाहर आकर उन्होंने एहतजाज किया और कहा कि हमें कैद में रखा गया है। फिर रो में कुछ पाकिस्तानी मुजाहरा कर रहे थे इटली में। तो ये तमाम चीज़ें इस पर गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्राय से। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया खुशामदीद प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। डॉक्टर सीमी जमाली साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जिना हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद। डॉक्टर अकील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। में डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा, सबसे पहले एक मजमूई तौर पर जो फ़ज़ा है वो हमवार दिखाई देती है, और इस बात की ज़रूरत को भी महसूस किया जा रहा है। तमाम सूबे जब चीफ मिनिस्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं वो इस बात की इस ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं कि लोग घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें, मार्केटें ना खुलें और एक तरह का लॉकडाउन हो जाए, लेकिन लॉकडाउन अनाउंस नहीं किया जा रहा। क्या वजूहात है जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो थोड़ा हिचकिचा रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल है इसकी जो एक मेन वजह है, और वो हम सब समझते भी हैं, और वज़ीर आज़म साहब अपनी स्पीच में भी उसके बारे में ज़िक्र कर चुके हुए हैं, और वही है कि इकोनॉमिक कंडीशंस जो हमारी हैं, जो मुआशी सूरत हाल है, उसकी वजह से अभी हम एक मेजर लॉकडाउन में नहीं जा सकते। इस वक्त एक सेल्फ आइसोलेशन और वॉलंटियर जो करने का कहा जा रहा है उन लोगों को, अगर अवाम उसके ऊपर पूरी तरह से अमल दरामद करें तो मैं समझती हूँ कि हमें एक मैसिव लॉकडाउन की शायद ज़रूरत ना पड़े। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो लॉकडाउन का जो है वो उसको टोटली रूल आउट कर दिया गया है, बल्कि इस वक्त हम लोग जिस वक्त पाकिस्तान में जो मॉडल फॉलो किया जा रहा है वो एक रिस्क असेसमेंट का मॉडल है, जिसके अंदर रिस्क को देखते हुए डेली बेसिस के ऊपर जो है वो फैसले किए जाते हैं। चाइना ने दूसरा मॉडल अपनाया था जो कि एक टोटल लॉकडाउन का था, और वो बहुत सक्सेसफुल भी हुआ, मगर उसके सक्सेसफुल होने की मेन वजह ये थी कि चाइना इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, वहाँ पे डिसिप्लिन जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा था, एक अथॉरिटेरियन रूल है वहाँ पर, और वहाँ पर जो ऑर्डर पास कर दिया जाता है वहाँ की आवाम जो है उसको ब्लाइंडली फॉलो करती है। वहाँ पर हमने किसी किस्म के इस लॉकडाउन के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं देखा, इसकी कोई खिलाफ वर्जी नहीं देखी। हत्ता कि वुहान तो टोटली लॉकडाउन था, जो दूसरे शहर थे बीजिंग वगैरह, वहाँ भी हम देख रहे थे कि टोटल डिसिप्लिन के तहत लोग अपने घरों में मुक़य्यद हो गए थे और किसी ने बाहर निकलकर इसके ऊपर नहीं किया। यहाँ पर हम लोग जो ऑलरेडी जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर भी कितना फॉलो हो रहा है। कल आपने मस्जिद नबवी में भी नमाज के सीन देखा और आपने फैसल मॉस्क में भी देखा। बावजूद अवाम से दरख्वास्त करने की और
डायरेक्शंस देने के। तो जो वजह आपने पूछी है वो यही है कि इकोनॉमिकली अगर हमारे जो डेली वेजेस हैं और वो सब सफर करेंगे। ये आप कह रही हैं इकोनॉमिकली वायबल नहीं, आप कह रही हैं इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, लेकिन आप ये भी देख रही हैं कि अपील का असर नहीं हो रहा। अब इकोनॉमिकली अगर इकोनॉमिकली वायबल नहीं है तो खुदा ना खासा। जी जी जी, आप चले मुकम्मल कर लें बात में। नहीं, इसके लिए थोड़ी सी जी इसके लिए थोड़ी सी तैयारी की जरूरत है, ताकि अगर ये लॉकडाउन हमें करना पड़ता है और टोटल शटडाउन करना पड़ता है सब कुछ, तो कम से कम जो हमारी गरीब आवाम है, जो कि मेजॉरिटी इस वक्त आप देखें पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो अपने घरों में राशन जमा कर सकें और वो इस तरह से एक एक दो दो तीन तीन महीने के राशन जमा कर सकें, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारी अपर मिडिल क्लास और दूसरे लोग जो इस वक्त एकदम उन्होंने घबरा के ये सब चीजें शुरू कर दी हैं। तो उसके लिए ट्यूसडे को इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब एक इक्तिसादी पैकेज जो है वो अनाउंस कर रहे हैं और उसके अंदर इन सारी चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा कि अगर हम टोटल शटडाउन करते हैं तो हम अपने इन लोगों तक खुराक किस तरह पहुंचाएंगे और इन तक तो दूसरी डॉक्टर साहब इक्तिसादी पैकेज इसीलिए लाया जा रहा है कि हुकूमत के जहन में यह है कि इक्तिसादी पैकेज अनाउंस करके लॉकडाउन कर दिया जाए, ये इसीलिए ये पैकेज लाया जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन करना है। देख जी, इसकी मैं हतमी तौर पे तो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि ये डिसीजंस जो हैं ये बहुत हाई लेवल पे नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है उसके अंदर होंगे, इसलिए हम लोग अपने लेवल पे अभी इसके बारे में कोई डेफिनेट बात नहीं कर सकते। जी राइट जी। डॉक्टर साहब कुछ और सवाल हैं जो मैं आपसे वापस आके पूछता हूँ, जरा मैं बाकी मेहमानों को शामिल गुफ्तगू कर लूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सीमी जमाली साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक आर्गूमेंट है कि ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं है इस वक्त लॉकडाउन करना, लेकिन दूसरा आर्गूमेंट ये है कि अगर आपने देर की और खुदा ना खास्ता ये उस तरह से फैल गया कि जिस तरह से बाकी मुल्कों में हुआ है, तो ऐसी सूरत में फिर एक ऐसा लॉकडाउन खुद ब खुद होगा कि उसमें वो तमाम तबके पिस जाएंगे जिनका आज आप ख्याल कर रहे हैं, आप उनको बचा नहीं सकेंगे, तो तब शायद उनका ज़्यादा नुकसान होगा बजाय इसके कि आज आप लॉकडाउन कर दें। तो आपके पास जिस तरह के पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल्स में, जिस तरह के लोग आ रहे हैं और जिस तरह से एक ट्रेंड बढ़ रहा है, और फिर हमने देखा कि लोकल ट्रांसमिशन के थ्रू भी पेशेंट्स आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है फौरी लॉकडाउन की ज़रूरत है या नहीं? जी देखें, लॉकडाउन के लफ्ज़ से हर कोई शायद घबरा रहा है। मेरा ख्याल में इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि लॉकडाउन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यू कैन जस्ट कॉल इट क्लोजर फॉर अ वाइल, इसलिए कि अब हम ये वायरस इस वक्त हमारे मुल्क में आ चुका है। हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं जो हमने देखे। क्या हम चाहते हैं कि हमारे पास वो गदर पड़ जाए जो इटली में पड़ा है, या हम चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल मॉडल को फॉलो करें? और मेरे ख्याल से हुकूमत सिंध ने बहुत अच्छी तरह इसको ऑन अ डेली बेसिस उन्होंने रिव्यू किया अपने डिसीजंस को, और ग्रेजुअली दे हैव गॉन टू अ सिचुएशन जहां पे उन्होंने होम आइसोलेशन के लिए लोगों को कहा है। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग इट, क्योंकि सडनली हमारी कौम भी जो है एकदम से कोई फैसला मानती नहीं है। आप उनको मना करेंगे कि ना निकलें, वो और निकलेंगे। छुट्टी दे दी स्कूल से, लोग समझे कि शायद ये वाकई छुट्टियां हो गई हैं और पिकनिक पार्टी हो गई। तो मेरे ख्याल से जो तरीका कार अपनाया गया ग्रेजुअल था, मगर बहुत अच्छी तरह, लाइक वी कैन टेक लेसन्स फ्रॉम दिस। मैं ये नहीं कह रही कि मतलब वी आर फॉलोइंग द बेस्ट पॉसिबल थिंग्स, जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। और आई थिंक जो लॉकडाउन काइंड ऑफ सिचुएशन की है इस वक्त हुकूमत सिंध ने बहुत बेहतर किया है, क्योंकि लोगों को अगर घर से नहीं निकलेंगे तो जो चांस ऑफ स्प्रेडिंग टू द कम्युनिटी बहुत कम हो जाता है, और इस वक्त समाजी फासला एक दूसरे से रखने की जरूरत है। ठीक है इरशाद साहब। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। देखें, दो तीन चीज़ें ज़रा जहन में रखें। पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत जो कुछ कह रही है उसके नतीजे में अगर लॉकडाउन उस वक्त करना पड़ा जब ये नुकसान ज़्यादा हो चुका होगा, तो मुमकिन है उस वक्त लॉकडाउन जो है वो ज़्यादा नुकसान का बायस बने कि अगर खुदा न खासा बीमार घरों में मौजूद हों और उसके बाद उस वक्त आप लॉकडाउन कर दें, तो उस वक्त तो फिर कोई उनकी खबरगिरी करने वाला भी नहीं होगा। तो जो काम करना है पहले से, अगर तो हुकूमत के पास इंफॉर्मेशन है, हुकूमत को एहसास है कि ये कितना फैल सकता है, फैल रहा है, ज़ाहिर बात है जो माहिरीन बैठे हैं, तिबी माहिरीन, वो बता सकते हैं जो इसकी सेंसिटिविटी है या इसकी ग्रेजुएटी है, वो इसको महसूस कर सकते हैं कि ये कितना बढ़ सकता है, बढ़ रहा है और बढ़ेगा। तो उसके बाद अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हुकूमत को एक महीने यानी 15 जनवरी का फरमा रहे हैं वज़ीर आज़म के, 15 जनवरी को हमें जब मालूम हुआ तो हमने इंतज़ाम, 15 जनवरी से आज तक बहुत ज़्यादा वक्त था कि आप इस बात को यकीनी बना देते कि जी आपके पास खुराक के कितने ज़खायर होने चाहिए,
आपके पास अद्वियात के कितने ज़ख़ायर होने चाहिए, आपके पास कितने कारकुन होने चाहिए, सरकारी गैर सरकारी। आप तहरीक इंसाफ के कारकुन को मुतहर्रिक करते, जो NGOs मुल्क के अंदर हैं उनकी खिदमात हासिल करते। आप सियासी जमातों से कहते कि अपने कारकुनों को तैयार करें कि लोगों के घरों में अगर हमने उनकी मदद करनी है, राशन पहुंचाना है, लोगों को सेल्फ़ डिसिप्लिन में लाना है, तो ये सारे काम 1-2 महीनों में हो सकते थे जो नहीं किए गए। मैं अफसोस के साथ ये बात कर रहा हूँ कि जितना भी हम रियायत देना चाहें मौजूदा हुकूमत को, उसमें दी नहीं जा सकती। जो काम आपने नुकसान के बाद करना है वो आज करें, जल्दी करें। कल भी मैंने याद किया था कि इस मुल्क में 77 की तहरीक में तकरीबन 1.5 महीने तक पूरा मुल्क यानी पूरा मुल्क उस वक्त भी लॉकडाउन की कैफियत में था। सारे कारोबार बंद हो गए थे, इवन बैंक बंद हो गए थे, सरकारी इदारे नहीं खोल पा रहे थे, लोग ज़िंदा रहे थे। ये कौम फयाज कौम है, इस कौम के अंदर एक जज्बा है। जब वो देखते हैं कि मेरा भाई, मेरा हमसाया, भूख से कोई नहीं मरेगा, इंशाअल्लाह ताला नहीं मरेगा, क्योंकि हमारे पास तजर्बा मौजूद है। ये बताएं कि ये जो सैलाब आते हैं उस वक्त भी तो कैफियत यही होती है ना, बाज़ इलाकों की बंद हो चुके होते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा होता। आपने देखा है कि खुदा न खास्ता ये शिकायत है कि फ़लाँ इलाके में खुराक नहीं मिली तो उसकी वजह से लोग फौत हुए, ऐसा नहीं होता। इसलिए कि इस माशरे को अल्लाह तबारक व तआला ने फयाजी से नवाजा है। लॉकडाउन का फैसला अगर करना है तो उसको जल्दी किया जाए। तीसरा इसका पहलू है वो ये है कि ये तासुर मिल रहा है कि हुकूमत, जिस तरह डॉक्टर नौशीन हामिद साहब बता रही हैं कि मौजूदा हुकूमत खौफज़दा इस बात से है कि उसकी जो इंतज़ामी मशीनरी है वो हालात पर काबू नहीं पा पाएगी। ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है कि हालात जैसे भी हों, रियासती मशीनरी होती है इसलिए है कि अगर खुदा न खास्ता गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो जाए तो वो उसका मुकाबला करने की अहलियत, आज अगर वो अहलियत नहीं है तो 15 दिन के बाद कैसे होगी, 20 दिन के बाद कैसे होगी। फिर माशाल्लाह हमारे पास फ़ौज की सूरत में, रेंजर्स की सूरत में और ख़ास तौर पर NGOs की सूरत में एक बहुत बड़ा वर्क फोर्स मौजूद है जो इन मामलात को बड़ी आसानी से टैकल कर सकती है। ये तो बिल्कुल सही इंतजामी मशीनरी की जो आप बात कर रहे हैं शाह साहब, उसमें एक सवाल ये भी पैदा होता है ना, खुदा ना खास्ता अगर ये बढ़ गया और फैल गया और कंट्रोल में ना रहा तो फिर क्या सेहत के शोबे की इंतजामी जो सलाहियत है वो उस पर भी तो सवाल उठेगी। क्या हमारे हेल्थ सिस्टम में ये पोटेंशियल मौजूद है कि उसको टैकल कर सके। ये आपके जो दोनों सवाल हैं इस पर तो डॉक्टर नौशीन साहब से मैं बात करता हूँ, लेकिन पहले डॉक्टर अकील साहब, क्या अभी डॉक्टर नौशीन साहब बात कर रहे थे कि फैसल मस्जिद में किस तरह से इज्तिमा हुआ, एक मैसेज कन्वे किया गया है, अगरचे कोई ऑर्डर पास नहीं किया गया, लेकिन उलमा कराम की तरफ से भी एक मैसेज हुआ है कि ऐसी सूरत हाल में बाजमात नमाज़ों से एतराज़ बरता जा सकता है और ज़ाहिर है इसकी मिसाल तवाफ़ के हवाले से और खाना काबा में, मस्जिद हराम में और मस्जिद नबवी में जो सूरत हाल है उससे दी गई है। आप क्या समझते हैं कि क्या बेहतर है और कौन सा अमल करना है इस हवाले से बेहतर है कि ज़रा इस वबा पर काबू पाने में मदद मिले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बहुत शुक्रिया असद साहब। पहले तो सबसे यही दरख्वास्त करूँगा कि इस मोहलिक और मुहीब वबा से बचने के लिए हम सब इज्तिमाई तौर पर अपने अपने मकामात पर अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करें। इज्तिमाई तौर पर या इनफरादी तौर पर? इनफरादी तौर पर भी कर लें। इनफरादी तौर पर ही ज़्यादा बेहतर है, चूँकि जब वबा फैली हुई पब्लिक गैदरिंग से अब पता चल रहा है, एक्सपर्ट जो मेडिकल के माहिरीन बता रहे हैं कि गैदरिंग से नुकसानात बढ़ सकते हैं, तो अवॉइड क्यों नहीं किया जा सकता। अच्छा, कुछ लोगों ने वैसे डॉक्टर साहब हमने देखा कि जिद बना ली है, उन्होंने कहा कि नहीं इससे कुछ नहीं हो सकता, तो हम जिद के तौर पे एक इज्तिमा मुकर्रर करके दुआ मांग के दिखाएंगे और आपको करके दिखाएंगे। ऐसे इज्तिमा हो रहे हैं असद साहब, ये उन्हीं से पूछा जाए जो जिद में आ गए। मैं 3 इबादात का यहाँ रेफरेंस देना चाहूँगा जिसके फ़र्द और मुआशरे पर बुनियादी तौर पर असरात होते हैं। रोज़ा देख लीजिए, रोज़े में हम परहेज़ करते हैं या नहीं करते, हालत एहराम में हम परहेज़ करते या नहीं करते, हालत एतिकाफ़ में हम आइसोलेट होते या नहीं होते। तो ये इबादात हमारी ज़िंदगी के लिए हैं, हमारी ज़िंदगी को संवारने के लिए है। आज अगर ऐसी मुश्किल घड़ी आ गई तो उन इबादात की सोशल इम्प्लीमेंटेशन का मौका है, उसके निफाज का मौका है, तनफीज़ का मौका है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की हयात मुक़द्दसा हमें बताती कि इलाज भी है, परहेज़ भी है, एहतियात भी है। ये जो कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर हुकूमत इबादात से रोक रही, इबादात से तो कहीं नहीं रोका गया, पब्लिक गैदरिंग से रोका जा रहा है। और आप देखिए कि अगर इज्तिमाई सूरत में और नमाज से किसने रोका है? नमाज फ़र्ज़ है, फलां मकाम पर जाकर पढ़नी फ़र्ज़ तो नहीं है। इस पर ज़रा गौर कीजिए।
और दूसरी बात ये देखिए कि अगर आपको खुदा न खास्ता जान बचानी फ़र्ज़ है, जान बचाने के लिए कुरान करीम ने हराम खाने का हुक्म नहीं दिया। ये तो आप नमाज अगर मस्जिद में नहीं पढ़ रहे, घर पढ़ रहे हैं, तो ये कोई हराम तो काम तो नहीं हो रहा, इसमें थोड़ा सा ख्याल रखिए। लेकिन इससे ये दूसरे इंसानों की ज़िंदगियों को भी तो आप महफूज बना रहे हैं ना, सब इसमें एक और पहलू देखिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन मुसलमान सबसे बेहतर है? आपने फरमाया जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे महफूज रहें। मुझे बताइए, ज़ुबान और हाथ, मेरे हाथ मिलाने से अगर किसी में जरासीम ट्रांसफ़र होते हैं तो मैंने उसको अजियत दी या नहीं दी? तो मुझे अवॉइड कर लेना चाहिए। हाँ, दूर से कह दूँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम कहना लाजिम है, हैंडशेक करना कोई ज़रूरी नहीं, अच्छी बात है। लेकिन जब इस तरह की वबाएँ फैली हों तो एहतियात से बचा जा सकता है। याद रखिए, हमारे पास जो सबसे कीमती चीज़ है हमारे ईमान के बाद, वो हमारी जान और हमारी सेहत है। और अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ हवालों से, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने अमाल व अफ़ाल से मुख्तलिफ मौक़ों पर इस हवाले से बड़ी वाज़ेह तालीमात दी हैं, पे रोशनी डाली है। मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये आप कह रहे हैं कि आदि तौर पर दुआ करनी चाहिए, कौन सी दुआएं ज़्यादा करनी चाहिए इस मौके पर जो रिकमेंड की गई हैं, तो उस पर भी मैं आपके पास आता हूँ। मैं ज़रा एक मुख्तसर ब्रेक ले लूँ। सवाल उठाए गए हैं डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा के लिए, उस पर बात करते हैं डॉक्टर सिमी जमाली से। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि क्या अभी भी अस्पतालों में लोग एक खौफ की फ़ज़ा कायम है, और इस तरह से लोग आ रहे हैं कि खांसी और बुखार का शिकार होकर कोरोना का टेस्ट कराने के लिए आ रहे हैं, जो कि बड़े पैमाने पर तंबीह की गई है कि आप इन अलामात के साथ, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आप आएँ। तो क्या रिकमेंडेड है डॉक्टर साहबा, क्या समझती हैं, और फिर क्या अलामात हैं तो हॉस्पिटल में आना चाहिए? एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, इन तमाम चीज़ों बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा, एक दो सवाल उठाए गए। अभी इरशाद आरिफ साहब ने कहा कि हुकूमत बुनियादी तौर पर लॉकडाउन करने में इसलिए हिचकिचा रही है क्योंकि वो खौफजदा है कि उसकी मशीनरी जो है वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती, या लॉकडाउन के नतीजे में जो मसाइल पैदा हो सकते हैं उस पर पूरी तरह से वो अमल दरामद नहीं कर सकती। तो हुकूमत खौफ का शिकार है, इस वजह से वो लॉकडाउन का फैसला नहीं कर पा रही। देखें, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है कि हुकूमत खौफ का शिकार है। यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो हमारे इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम्स हमारे मुल्क के थे, जो अदारे इमरजेंसीज़ को देखते थे, वो तो गुज़िश्ता कई दहाइयों से जो है उनके ऊपर काम नहीं हुआ और वो इतने स्ट्रेंथेंड नहीं है। पर बहरहाल ये इस वक्त जिक्र करने की बात नहीं है। बात यह कि जो भी डिसीजन हो रहा है, आप सबको पता है कि वो इस वक्त नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, जो राब्ता कमेटी जिसको कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेयर किया था, और उसके मेंबर्स में तमाम आला सिविल और अस्करी हुकाम जो हैं वो शामिल हैं, और उसके अलावा तमाम सूबों से उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन शामिल है। तो ये एक बाहमी मुशावरत से एक फैसला हो रहा है, ये कोई गवर्नमेंट अकेली का नहीं है। इस वक्त तमाम जो हमारे रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं और वो अदारे जिन्होंने काम करने हैं, उन तमाम के सरबराहान वहाँ मौजूद हैं, और वो इनका ये एक जॉइंट डिसीजन है कि वो जो भी सोच रहे हैं कि इस वक्त मुल्क के लिए जो बेहतरीन सूरत हाल है उसको किस तरीके से किया जाए। दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर सारी चीज़ों के लिए जो है वो कुछ जगहों में इंतजामी मामला जो है वो भी दरपेश हैं। जैसे सखर में आज लोग जो क्वारंटीन है उससे बाहर आ गए और उन्होंने वहाँ कर एहतजाज किया। उन्होंने कहा हमें कैद में रखा गया, फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, एहतजाज किया गया, फिर उनसे मुज़ाकरात किया गया और उनको समझाया गया और फिर वापस उनको वहाँ पर रखा गया। तो इंतजामी तौर पर भी शिकायत जो है वो मौसूल हो रही हैं। तो ये सखर में ख़ासतौर पर ज़्यादा मसला है और वहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जा सकता था। तो आप क्या ये सिर्फ सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है या वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, या दोनों ने मिल के करना है? क्या इस पर भी दोनों हुकूमतें जो हैं वो मिल के काम करेंगी? शिकायत क्यों पैदा हुई लोगों में आपके ख्याल में? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ज़ाहिर है इस वक्त हम ये कहें कि ये उसका जिम्मेदारी है या उसकी जिम्मेदारी है, ये बात मुनासिब नहीं, क्योंकि इस वक्त हमने इसको एक कौम बन के जो है हमने लड़ना है। अलबत्ता ड्यूटीज़ जो हैं वो हमारी ज़रूर डिफ्रेंशिएट हो गई हैं 18वीं तरमीम के बाद। कुछ जिम्मेदारियां फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं, उसने अपने रोल अदा करने हैं, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के कुछ फ़राइज़ जो हैं वो सूबाई हुकूमतों के पास है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन उनके पास है।
तो इसलिए ये जो है ये हमारी डिवाइड हुई हुई है और हर कोई मैं समझता हूँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, KPK की है या वफाकी है, बलूचिस्तान की है, सब अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं। ये इंतजामी मामलात जो हैं, इसमें इंतजामी मामलात से ज़्यादा मैं समझती हूँ कि इस वक्त हमें अवाम की कोऑपरेशन की ज़रूरत है। देखिए क्वारंटीन जो होती है वो वाकई एक तरह की कैद ही होती है और चाइना में अगर वो कामयाब हुई है तो वो इसलिए हुई है क्योंकि वहाँ पे उस कैद को या उस क्वारंटीन को जो है किसी ने उसके ऊपर एहतजाज नहीं किया, मनोवन जिस तरह से गवर्नमेंट की डायरेक्शंस आई थी जी बिल्कुल उन्होंने काटी। तो ये इस क्वारंटीन को जी तो इसको आप बिल्कुल लोगों को चाहिए कि इसको कैद मत समझें, ये एक अपने मुल्क की खातिर, अपने कौम की खातिर, क्योंकि इस वक्त एक शख्स जो है वो 2 से 3 अफराद को जो है ऑन एन एवरेज जो है वो ये इन्फेक्शन दे सकता है। तो आप इसको एक कौमी फरीजा समझ के इसको अंडरस्टैंड करके, और अगर इस दौरान थोड़ी सी मुश्किलात, जाहिर है हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, हम उस तरह के 5 स्टार होटल्स और उस तरह की 5 स्टार क्वारंटीन्स नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो ऐसे में हमें अवाम की भी ताउन चाहिए। हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही है। अभी आप देखिए कि अपने वसाइल बढ़ाने के लिए बात की जा रही है डोनर से। इस वक्त वर्ल्ड बैंक जो है वो हमें $238 मिलियन देने को तैयार है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो हमें $350 मिलियन दे रहा है। इसके अलावा चाइना से हमें फाइनेंशियल हेल्प भी आ रही है, टेक्निकल हेल्प भी आ रही है। कल जो जहाज हम यहाँ से हमारे स्टूडेंट्स के लिए खाना लेके पाकिस्तान से गया, वापसी पे वो बहुत बड़ी तादाद में चाइना से जो है वो इक्विपमेंट लेके आ रहा है, वहाँ से प्रोटेक्टिव गियर आ रहे हैं। चाइना ने हमें 800 वेंटिलेटर्स देने का किया है। तो गवर्नमेंट ने अपने वसाइल भी तो इकट्ठे करने हैं, और कौन सी गवर्नमेंट है जो इस वक्त नहीं चाहेगी कि उसके अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करे और उनको वो दे। सिर्फ अवाम को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, और जहाँ पे कमी बेशी आ रही है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द दूर हो जाएगी, चाहे वो सखर हो, चाहे वो DG खान हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो। अवाम अगर इस वक्त सब मिलकर साथ खड़ी होगी और गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करेगी तो कोई वजह नहीं है कि हम इस वायरस को जो है इसका साइकिल ब्रेक ना कर सकें। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपने की डॉक्टर कील साहब, इस पर आप अगर इजहार ख्याल करें कि अगर आप खुद पर जबर कर रहे हैं और इस नीयत से कर रहे हैं कि इसार का जज्बा इसके पीछे कार फरमा है, यानी मैं इस वायरस से खुद को तो बचा ही रहा हूं, लेकिन अगर मुझ में ये वायरस है तो मैं दूसरों को इससे ज़रूर बचाऊं। यानी मैं अगर घर जाता हूं तो मैं घर जाकर अपने वालिदैन से फ़ौरन इसलिए जाकर ना मिलूं बगैर हाथ मुंह धोए या नहाए या कपड़े तब्दील किए कि मेरे वालिदैन बूढ़े हैं, उनको नुकसान ना पहुंचे। यानी दूसरों का ज़्यादा ख्याल किया जाए, जिसको हम ईसार कहते हैं। तो ये सोच कार फरमा होगी तो शायद ये कैद काटना या क्वारंटीन काटना आसान हो जाएगा। नहीं, इसको कैद का लफ्ज़ असद साहब आप ना कहें, ये एक कह लें कि एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, जैसे बुजुर्गान दीन करते थे, थोड़ी देर के लिए सोसाइटी से अलग हो जाते थे तरबियत नफ्स के लिए और हमारी सेहत की बका के लिए, बहाली के लिए और मुआशरे को अमूमी तौर पर बड़े नुकसानात से बचाने के लिए अगर थोड़ी देर हुकूमत ये पॉजिटिव इनिशिएटिव उसने लिया है तो इसको कोई हम मेरा ख्याल है नेगेटिव जुमले इसके लिए यूज़ ना करें। दूसरी बात आपने जो फरमाई कि लोगों को बचाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस कि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। फ़ायदा किसी भी तरह हो सकता है, किसी भी जहर से, किसी भी पहलू से हो सकता है। लोगों को बचाना है, लोगों को एहतियात की तरफ लाना है। और अब देखिए कि मैं पहले ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि घबराइए नहीं जी। कुरान करीम ने ये फरमाया कि वाइज़ा मरिज़ तो फ़हुव यशफ़ीन जी, और जब मैं बीमार होता हूँ, जब कभी भी, तो अल्लाह शिफा देता है। शिफा अल्लाह देगा, ज़रूर देगा, लेकिन अल्लाह शिफा कादिर क़य्यूम है। अल्लाह शिफा वैसे भी दे सकता है, आपको ये इलाज ना भी करे, लेकिन अल्लाह ने एक मरबूत निज़ाम बनाया कायनात का। जैसे खाना खाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती, ऐसी मुख्तलिफ बीमारियों वबाओं से बचने के लिए आपको परहेज़, एहतियात और इलाज करना पड़ेगा ताकि अल्लाह की तरफ से शिफा आ जाए। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज़ अब डॉक्टर सिमी साहिबा मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो हॉस्पिटल्स में लोग आ रहे हैं, जो जैसे जो प्राइम मिनिस्टर का भी कंसर्न था, अपनी गुज़श्ता 2-3 दिन पहले उन्होंने अपनी तकरीर में भी कहा कि हर शख्स अगर नज़ले या खांसी का शिकार है या बुखार है उसको, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो शख्स लाजमी तौर पर कोरोना का शिकार हो चुका है, और यही सोच कर लोग अस्पतालों की तरफ भाग रहे हैं। क्या अभी भी अस्पतालों में ऐसी ही सूरत हाल है या थोड़ी अवेयरनेस पैदा हुई है? जी देखिए, अवेयरनेस तो पैदा हुई है डेफिनेटली। हमें बड़ी प्रैग्मेटिक अप्रोच लेने की ज़रूरत है, ये नहीं, और मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच होने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप सिर्फ आवाम पे डिपेंड कर लें कि जी आवाम को आपने कह दिया कि घर पे रह जाएं तो वो रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। और हमारी कौम में इतनी वो स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो ये बातें समझे। अगर हम चाइना जैसी कौम होते तो हम शायद टिक भी जाते घरों में। तो इसलिए कुछ थोड़ा बहुत रूल्स एम्फेसाइज और करने की ज़रूरत है। और ये जो क्वारंटीन का
लफ्ज है जिसको कैद लोग बोल रहे हैं, मुझे ये लफ्ज समझ नहीं आता कि आप कैद क्यों कहते हैं इसको। ये इंक्यूबेशन पीरियड है इस बीमारी का, तो 14 दिन अगर आप आए हैं और आपको अगर अलहदा रखा जाए तो इसमें कोई हरज नहीं और कोई मजायका नहीं। क्या हम 30 दिन के रोजे नहीं रखते? क्या हम 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते? हम ये सारा कुछ करते हैं। तो इसलिए अगर हमें क्वारंटीन किया जा रहा है किसी खास पर्पस के लिए, तो हम और कैद तन्हाई नहीं है, आपके लिए बहुत सारी आसाइशें गवर्नमेंट ने कर दी हैं। खाना पीना आपको वहां पर मिलता है, टेलीविजन भी कुछ ना कुछ लगाई है, कुछ ना कुछ आपकी आप टेलीफोन से भी बात कर सकते हैं, फेस टाइम कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आप जरूर कर सकते हैं। अच्छा, बाकी रही बात ये कि हमने कि लोग क्या अस्पतालों का रुख करें। यस, लोग अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। अब सब प्राइवेट अस्पताल ज्यादातर बंद हो रहे हैं और लोग सरकारी अस्पतालों की तरफ रुख करें। रात के पिछले पहर हमें फोन करते हैं और पूछते हैं, क्योंकि हमारे नंबर्स दिए गए लोगों को, तो वो हमें फोन कर करके हमारे सेल फोन्स पे ये पूछते रहते हैं कि जी हमें नजला हो रहा है, खांसी हो रही है, बुखार हो गया, तो क्या हमें कोरोना वायरस हो गया। अब देखिए, हर जो छींक होती है वो कोरोना वायरस की छींक नहीं है। ये हमने बहुत सारे कोरोना के टाइप ऑफ वायरसेस देखे में, मर्स भी आया था, सार्स भी हुआ था, लेकिन पहले तो इसको ट्रैवल हिस्ट्री के साथ जोड़ा जा रहा था ना कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और आपको जुकाम या खांसी हो गई है तो जरूरी है। लेकिन अब तो जाहिर है लोकल ट्रांसमिशन भी हो रही है, तो इसलिए लोग शायद ट्रैवल हिस्ट्री के साथ जी मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ट्रैवल हिस्ट्री से अब इसको बहुत ज्यादा नहीं जोड़ सकते। अब इसमें कम्युनिकेशन, ये कम्युनिटी स्प्रेड भी हो रहा है और हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी हैं 60 के करीब सिंध में देखे गए, वो जो कि एक से दूसरे को लगाए। तो मेरा ख्याल से इसीलिए गवर्नमेंट बार बार आपको कह रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें और सोशल फासला रखें एक दूसरे से, इसलिए कि अगर और जब आप बैठें तो आप कम से कम यानी 1 मीटर का फासला एक दूसरे से रखें। अगर आपको खांसी, नजला, जुकाम है तो आप अपने घरों में महसूस हो रहे हैं और अपने घरों के अंदर रहें। आप बाहर निकल कर ना लोगों से जाके मिले। मुसाफा करने की जरूरत नहीं है ऐसे हालात में, आप मुंह से भी सलाम कर सकते हैं। अगर इफ यू आर फ्लूई तो आप अपने मुंह पे या तो मास्क लगा सकते हैं घर में भी, और अगर आपके साथ कोई और लोग रहते हैं ताकि आप दूसरे घर वालों में इसको ट्रांसमिट ना करें। और अगर आपको फ्लू है वाकई तो आप अपने घर पे रहें, बाहर निकलने की आपको जरूरत नहीं। बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम इसकी साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं और हमें ब्रेक करने की जरूरत है, क्योंकि अगर इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई तो फिर हम बहुत मुश्किल में आ जाएंगे और हमारे पब्लिक सेक्टर अस्पताल जो हैं ये ओवरवेल्म हो गए, तो हमें कैपेसिटी की सर्च भी हो जाएगी। सो वी नीड टू डू सो मेनी थिंग्स एट डिफरेंट फ्रंट्स। मुझे डॉक्टर साहब बता दीजिएगा कि अगर खुदा ना खास्ता इंशाल्लाह हम बच जाएंगे, अगर खुदा ना खास्ता ये फैल जाता है जैसे कोई मुमालिक में हुआ है, तो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसमें ये पोटेंशियल मौजूद है कि वो सहार सके इसका बर्डन जो पब्लिक हॉस्पिटल्स की तरफ इस वक्त बढ़ रहा है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे हेल्थ सिस्टम्स इतने रोबस्ट ही नहीं है, लेकिन अंडर द सर्कमस्टांसेस जो कुछ वो कर रहे हैं वो काफी अच्छा काम है। और जिस तरह शॉर्टेज तो हर जगह होती है, आम पॉपुलेशन जब आ रही होती है, और इसीलिए बार बार गवर्नमेंट ये कह रही है कि आम चीजों के लिए, छोटे मोटे बीमारियों के लिए आप अस्पतालों में ना चले जाएं, आप अपने घरों तक महदूद रहें। अगर आप टेलीफोन करके बात कर सकते हैं, हेल्पलाइन सर्विसेज दी गई हैं, अगर उनमें आप बात कर लें तो आप घर पे रहेंगे और आपकी तकलीफ भी जो है उसका अजाला हो जाएगा। मेडिकल स्टोर्स इसीलिए नहीं बंद किए गए और ग्रोसरी स्टोर्स इसीलिए नहीं बंद किए गए ताकि लोगों को खाने की किल्लत ना हो। और मैं समझती हूँ कि यस, ये काफी बड़ा कंसर्न है डेली वेजेस वालों के लिए, लेकिन जो हमें ये देखना चाहिए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान कौम है, हमारा पड़ोसी भूखा नहीं सोना चाहिए। हम अपना पेट भर के सो जाएं और पड़ोसी भूखा रह जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक अभी रमज़ान का महीना आने वाला है, अगर हम उससे पहले ही अपनी ज़कात दे दें ऐसे मुस्तहकीन को जो कि डेली वेजेस वाले हैं और उनकी हेल्प कर दें किसी तरह। और बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो लोगों की मदद करते हैं और हम सब हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों की मदद करते हैं। ऐसे वक्त में लोगों के साथ एक दफ़ा जुड़ जाना चाहिए, ये हमारा फर्ज है एज ए नेशन। और हम डॉक्टर्स की कम्युनिटी, इनके लिए भी मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल इनको सलाम पेश करना चाहती हूँ इस वक्त हमारी डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स की कम्युनिटी को, जो नर्सेज, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एंसिलरी स्टाफ। इसलिए जिस तरह फौज होती है, हमारे मुल्क की फौज है, उसी तरह हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स भी इसलिए इस वक्त आपके साथ खड़े हुए और बिल्कुल अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटेंगे और ना कोई चीज हमें डिटर करेगी कि हम पीछे हटें। हम आपके साथ
हादसात हैं, लेकिन प्लीज जो हम आपको बातें बता रहे हैं उन पर अमल पैरा हों, ताकि आप लोगों की जान की हिफाजत भी हो सके और सब लोग महफूज भी रहें। एक जो नैरेटिव शादा साहब शुरू में हमने लिया कि ये कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, इस नारे से भी मुझे लगता है कि एक आपके बैक ऑफ द माइंड एक बात आ जाती है कि ये घबराने की बात नहीं है। और फिर ऐसी स्पीचेस भी हुई हमारे ज़िम्मेदारान की तरफ से कि कोरोना कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इससे बहुत कम, इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। फिर ये कि ज़रूरी नहीं है कि ये अगर कोरोना हो गया तो आप कोई खुदा न खास्ता शदीद बीमार हो जाएंगे, आप आसानी से रिकवर भी कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा लोगों ने ये फील किया कि नहीं, कैजुअल हो जाए, ये इतनी ख़तरनाक बात नहीं है, जबकि शायद डराना बेहतर हिकमत अमली थी इस कौम को। नहीं, देखिए वो तो एक इसलिए डराया नहीं गया कि पैनिक ना फैले, लेकिन जो लड़ना है वो लड़ने का तरीका ये तो नहीं है कि आप जाके मुक्के मारेंगे उसको। लड़ने का भी यही तरीका है कि आप एहतियात करेंगे, मैक्सिमम एहतियात करेंगे। आप हुकूमत से, हुकूमती इदारों से, हस्पतालों से ताउन करेंगे, आप कोशिश करेंगे। ये जो सोशल डिस्टेंस है ये भी एक लड़ने की सूरत हाल है, लेकिन उसमें कौम को जो तैयार करना था, देखें उलमाए कराम से मिले जनाब नूरुल हक कादरी साहब और किबला याद साहब, ड्यूटी लगी कि जुमा की नमाज के हवाले से बात करें, तो क्या उनका ये फ़र्ज़ नहीं था कि वो उलमा से ये बात करते कि आप इस जुमे को तमाम जो मुल्क की मसाजिद हैं एक ही खुतबा होगा, एक ही गुफ्तगू होगी कि जी आप लोगों ने घर में रहना है, ज़्यादातर बग़ैर वजह के आपने शॉपिंग मॉल्स में नहीं जाना, बाज़ारों में नहीं घूमना, पार्कों में नहीं जाना। ये भी तो खुतबा जुमा में हो सकता था। क्या ऐसी कोई बात हुई है? एक बात। दूसरा ये था कि इमरान खान साहब जो वज़रा आला हैं उनके, या जो दूसरे वज़रा हैं हुकाम हैं, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं था कि वो अपनी अपनी जगह पर अपने इलाके के जो ताजर हैं, जो सनतकार हैं, जो सरमायाकार हैं, उनको बुलाते, उनसे कहते हैं भी महंगाई नहीं होनी चाहिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होनी चाहिए, और आप कोशिश करें, आपने ज़कात अगर देनी है तो वो पहले दे दें, आप खैरात करना चाहते हैं, सदका देना चाहते हैं, हुकूमत से ताउन करें और लोगों को आसान अक़सात पर या मुफ्त अशियाए खुरोनोश फराम करें। ये किसने करना था? ये अभी तक नहीं हुआ। उसके अलावा जो NGOs इस मुल्क में काम कर रही हैं, बड़ा अच्छा काम है। 100 NGOs को आप सेलेक्ट करते, उनके ज़िम्मेदारान को बुलाते, आप उनसे 2 काम लेते। आप एक तो ये है कि अब आप जो ऑपरेशन बाकी कर रहे हैं उनको रोक दें और सिर्फ इसी चीज़ एक ही ऑपरेशन करें कि लोगों के घरों तक जो है वो खाने पीने की अशिया पहुँचाएँ। दूसरा ये कि आप अपने कारकुन फराहम करें हुकूमत के इदारों से ताउन के लिए। जहाँ पुलिस कम पड़ रही है, जहाँ दूसरे लोग कम पड़ रहे हैं, वहाँ ये रज़ाकार काम करें जो हुकूमत इनसे काम लेना चाहती है। यह काम अभी तक नहीं हुआ। चौथा काम जो था वो यही था कि आपने डॉक्टर सिमी जमाली साहिबा ये कह रही हैं, कई लोगों ने TV चैनल्स पर कहा, लेकिन ये मस्जिद में कहने की बात थी कि जी आप हस्पतालों का रुख ना करें, ये टेलीफोन लाइन है, इससे मदद लें। आपने दूसरों को, यानी तबलीग का एक जो फरीज़ा, ये वो वक्त है जो उलमा कहते हैं कि हर शख्स को तबलीग में अपना हिस्सा डालना चाहिए। ये तबलीग का वक्त है कि सिर्फ उलमा ही तबलीग ना करें, सिर्फ इमरान खान और वज़ीर ही तबलीग करें, हर शख्स दूसरे को तबलीग करे कि आपने क्या एहतियाती तदाबीर करनी है। मैं इसी बुनियाद पर कहता हूँ कि एक तो खौफ भी है, कन्फ्यूजन भी है हुकूमत के यहाँ। दूसरा ये है कि जो अमली इक़दाम हो सकते हैं जिस पे पैसा खर्च नहीं होना। NGOs का आपने इजलास बुलाने कौन सा पैसा बहुत सारी ऑप्शंस हुकूमत के पास हैं, उसको आप कर नहीं रहे, कर लिया जाना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है, ये डॉक्टर्स की कमी है, हर अस्पताल में है। क्या ये वक्त नहीं है कि आप रूल रिलैक्स करके जो हाउस जॉब वाले डॉक्टर्स हैं, हाउस जॉब के डॉक्टर जिनका महीना 2 महीने रह गए, उनको आप भर्ती कर लें, मुलाजमत भी मिल जाएगी, आपका बर्डन भी कम हो जाएगा। डॉक्टर नौशीन इसको कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं? एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, के बाद वापस आते हैं। डॉक्टर सिमी जमाली साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक मुख्तसर ब्रेक लेना, ज़रा शहबाज शरीफ साहब की वापसी पर भी हम बात करते हैं। उन्होंने आज वापस आने का फैसला किया और आज दोपहर में यह फैसला हुआ कि फ़्लाइट ऑपरेशन बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बंद कर दी जाएंगी। अब फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट की है, वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने जब ये सुना कि हुकूमत ने परवाज़ें, बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बंद कर दी हैं, उसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी मैं वापस आ रहा हूँ। तो हकीकत क्या है? एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए।
दोबारा खुश आमदीद कहते हैं आपको। शहबाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से गुलाम हुसैन अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं यूके से, लंदन से। उनसे ज़रा पहले बात कर लेते हैं। गुलाम हुसैन साहब, दोपहर में फैसला हुआ कि फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया जाएगा, बैनुल-अक़वामी परवाज़ें पाकिस्तान में नहीं आ सकेंगी, ना यहाँ से जा सकेंगी। और उसके बाद कुछ घंटे में हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने वतन वापसी का फैसला कर लिया कि आज रात को वो रवाना हो रहे हैं। वो किस फ़्लाइट से आएंगे जब फ़्लाइट चल ही नहीं, चार्टर्ड प्लेन से आ रहे हैं, कैसे आएंगे वो? शुक्रिया असद। सबसे पहले ये बताऊं कि मियां शहबाज शरीफ ने 25 मार्च की रात को यहाँ से रवाना होना था शेड्यूल के मुताबिक, और 26 को सुबह लाहौर पहुँचना था। ये उनका तय था, 2 दिन पहले मुकम्मल फैसला हो चुका था। लेकिन चूंकि आज जब अचानक PIA ने जो तमाम जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो कैंसिल कर दिया, और लेकिन आज की जो फ़्लाइट थी वो आखिरी फ़्लाइट है जो कि लंदन से इस्लामाबाद जा रही है PK 786। तो फिर शहबाज शरीफ ने आज अचानक फैसला किया कि उसके बाद फ़्लाइटें पता नहीं, फ़्लाइट ऑपरेशन 2 वीक बाद खुलता है, 3 वीक बाद खुलता है, तो इसलिए आज उन्होंने फिर अचानक फैसला किया कि आज मैं जाऊंगा। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मियां शहबाज शरीफ लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद हैं, और हमारी PIA हुकाम से बात हुई है, उनकी टिकट जो है वो बिजनेस क्लास की टिकट इस्लामाबाद के लिए बिल्कुल कन्फर्म है। वो जिस फ्लाइट से आ रहे हैं वो फ्लाइट पाकिस्तान आ रही है लंदन के वक्त के मुताबिक। जी, वो आखिरी फ़्लाइट आ रही है इस्लामाबाद के लिए, और लंदन के वक्त के मुताबिक 4:40 पर जो है परवाज़ यहाँ से रवाना होगी, अगर लेट ना हुई तो। उसका शेड्यूल टाइम ये है। और जो सुबह है इस्लामाबाद में 5:30 पर। इसका मतलब है गलत डाउट कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, लेकिन फवाद चौधरी साहब गलत डाउट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि परवाज़ जब मुअत्तल हुआ तो उन्होंने कह दिया मरियम औरंगजेब से कि आप मेरी वापसी का ऐलान कर दें, वो आना नहीं चाहते। तो इसका मतलब फवाद चौधरी साहब जो है वो डाउट सही नहीं कर रहे। मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कहता, लेकिन ये आपको बता दूं कि इस वक्त भी मियां शहबाज शरीफ हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद हैं। हाँ। अगर फ्लाइट रवाना हुई शेड्यूल के मुताबिक तो उसी फ्लाइट से जो है वो लंदन से इस्लामाबाद आएंगे PK 786 के जरिए। बिल्कुल सही है। और आपने ये बताया कि वो हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं या वहाँ पर पहुँच चुके हैं, पहुँच रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, जरा वहाँ पर मौजूद हैं। और जी बिल्कुल सही है। आप जरा मेरे साथ ही रहेगा। डॉक्टर साहबा, मुझे डॉक्टर नौशीन साहबा, मुझे एक चीज़ बताएं कि क्या उसी प्रोसेस से गुजारा जाएगा शहबाज शरीफ साहब को भी, जो बाहर से आने वालों को, क्या उनको भी क्वारंटीन में रखा जाएगा या रखा जाना चाहिए शहबाज शरीफ साहब को भी? अब इसके लिए मैं कैद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा। देखिए जी, जी देखिए, सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि बड़ी खुशाइन बात है कि ऑपोजिशन लीडर जो हैं वो वापस आ रहे हैं। इस वक्त उनको मुल्क में होना चाहिए। मैं समझती हूँ इससे बड़े बहरान इससे पहले मुल्क ने कभी फेस नहीं किया कि इतने बड़े लेवल के ऊपर जो है वो सेहत की हमें एक इतना बड़ा इमरजेंसी आ गई है कि जिसके लिए पहली दफ़ा जो है एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जो है वो सेहत पे कॉल किया गया। उनको उसमें भी मौजूद होना चाहिए था। वो अपोजिशन लीडर थे और वो हेड कर रहे हैं। पर बहरहाल अगर वो अब भी आ रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस वक्त तमाम लोगों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, हम सब को, पॉलिटिक्स को, सियासत को बालाए ताक रख के एक दूसरे के साथ मिल के बैठना चाहिए और इस सोल्यूशन का हल निकालना चाहिए। जहाँ तक ये बात है कि फ़्लाइट्स का, वो जो मेरी इत्तला के मुताबिक है कि आज 8 बजे के बाद कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है वो लैंड नहीं करेगी। पर अगर ये कह रहे हैं कि जी बिल्कुल एक फ़्लाइट अब आती है इस वक्त लंदन से और वो PK 786 ही होती है, मगर अब ये मैं अभी हतमी तौर पे कह नहीं सकती कि उस फ़्लाइट को वहाँ से पैसेंजर्स को लेके उड़ने की इजाज़त मिलेगी कि नहीं, क्योंकि एविएशन की तरफ से ये ऑर्डर्स जारी हो गए हैं कि आज रात 8 बजे के बाद कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है वो पाकिस्तान में 8 बजे के बाद जो है वो लैंड नहीं करेगी। तो ये अब एविएशन से इसकी पॉलिसी पूछते हैं। ठीक है, अगर आप कहती हैं कि वो फ्लाइट चूंकि 8 बजे के बाद तो कोई फ्लाइट पाकिस्तान में लैंड नहीं कर सकती, तो कानून को नरम करके या इजाजत देकर फिर आखिरी फ्लाइट को लैंड करवाना पड़ेगा। आप ये कह रही हैं अगर शहबाज शरीफ साहब को वापस आना है तो? देखिए जी, मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब ने इस किस्म की कोई रिक्वेस्ट हुकूमत पाकिस्तान को अभी तक नहीं की, ना उनकी तरफ से कोई ऐसी रिक्वेस्ट के बारे में हमने सुना है। मगर बहरहाल पार्लियामेंट का इजलास भी अब ख़त्म हो चुका हुआ है और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इजलास जो है वो ख़त्म कर दिया गया। इजलास के दौरान उनकी ज़रूरत थी, जब कोरोना वायरस पे बहस भी हो रही थी, उसके लिए सजेशंस भी दिए जा रहे थे और तमाम पार्लियामेंटेरियंस, अपोजिशन समेत, हुकूमती अरकान के समेत सब लोगों ने इसके ऊपर बात की। उस वक्त मैं समझती हूँ कि इजलास के दौरान उनको वापस आना चाहिए था। अब तो इजलास वैसे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए खत्म हो गया। ये बताएं ना कि बहुत अरसे से वो नहीं आ रहे थे और कह रहे थे कि बड़े भाई ऑपरेशन करवाएंगे तो मैं जाऊंगा और मरियम साहबा वापस आएंगे तो मैं जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो वापस आ रहे हैं। तो अब इस मौके पर वापस वो क्यों आ रहे हैं? पहले वो क्यों नहीं आए? क्या आपकी राय है?
देखिए बात यह है कि ख़ुद हुकूमत ख्वाहिशमंद थी, अपोजिशन ख्वाहिशमंद थी, मीडिया कह रहा था कि उनको आना चाहिए। अगर आ रहे हैं तो ये खुशाइंद बात है, इस पर मेरा ख्याल है किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा ये है कि इस वक्त अगर फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल भी है तो स्पेशली हुकूमत को चाहिए कि स्पेशल इंतज़ामात करे कि उनकी फ़्लाइट यहाँ उतरे, ताकि मुस्लिम लीग को ये कहने का मौका ना मिले कि जी ये पाबंदी लगाई ही इसलिए गई, जब पता चला हुकूमत को कि शहबाज शरीफ साहब आज आ रहे हैं तो उन्होंने पाबंदी लगा दी ताकि वो फ़्लाइट यहाँ उतर ही ना सके, वो आ ही ना सके। अब ये हज़रत अल्लामा साहब बता सकते हैं कि इस मौके पर उनका आना जो है शरई तौर पर किस हद तक दुरुस्त है, क्योंकि एक आफत ज़दा मुल्क से वो निकल रहे हैं, जो हुजूर का फरमान है कि जी आफत जहाँ आई हुई हो, वबा आई हुई हो, वहाँ से वो निकलना नहीं चाहिए, और एक आफत ज़दा मुल्क में वो दाखिल हो रहे हैं जहाँ वबा आ चुकी है। तो ये अल्लामा साहब ही बता सकते हैं, मैं कुछ जी। अल्लामा साहब क्या इसकी शरई हैसियत है? शरई देखे, पाकिस्तानी शहरी बड़े मोहतरम, वो तशरीफ़ लाएँ, पोजीशन लीडर है, लेकिन इरशाद साहब ने बात दुरुस्त की। हदीस में ताउन के हवाले से बड़ी मशहूर हदीस है कि जहाँ एक जगह फैला तो आपने फरमाया ना वहाँ कोई जाए ना वहाँ से कोई आए। तो अब ये जो ऊपर के मामलात हैं गवर्नमेंट और अपोजिशन के, वो बेहतर जानते हैं। मैं यहाँ सब 1 मिनट मुझे दीजिएगा। ये लॉकडाउन के हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, हुकूमत करे बिल्कुल जो भी इनिशिएटिव लेना चाहती ले, और कुरान करीम में ये है कि वह उलिल अम्र मिनकुम, जो हुकाम दुरुस्त फ़ैसले करें, आवाम को चाहिए उनकी इताअत करें। लेकिन ये लॉकडाउन हो, ये बात जहन में रहे कि लोगों के भूख और खाने का लॉकडाउन नहीं होगा, उनको भूख भी लगनी, प्यास भी लगनी। उसके लिए जैसे इरशाद साहब ने बात की थी कि हुकूमत खुद भी इनिशिएटिव ले, उनके लिए ग़िज़ा के लिए, उनके लिबास और जो उनकी ज़रूरियात है, और ऐसे मुखय्यर हज़रात को भी एक्टिव करने की ज़रूरत है, ताकि इस मुश्किल की घड़ी में हम दुनिया को बताएं कि संगीन और ये हंगामी हालात में हमारा मिली शऊर किस तरह एक पेज पर आता है, और हम अखुवत का कैसे मुजाहरा करते हैं। जज्बा इसार बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, ये जो इरशाद साहब ने तजवीज़ किया है कि अगर 8 बजे के बाद कोई फ़्लाइट लैंड करने पर पाबंदी है भी तो शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए आपको रूल में नरमी करनी चाहिए, उनको उतरने देना चाहिए। एक तो उनकी आमद यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो अपना किरदार अदा कर सकेंगे, और दूसरा PMLN आपको ब्लेम भी नहीं कर सकेगी। तो क्या शहबाज शरीफ साहब के लिए हुकूमत को अगर रूल सिर्फ उनके लिए नरम करना पड़ा तो करेंगे? देखिए जी, अभी तो ये एक नेशनल पॉलिसी, और जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर अकेला जो वज़ीर आज़म या अकेली हुकूमत नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी में बहुत सारे लोग इसके अंदर शामिल है। और अगर ये फ़्लाइट उसी सूरत में लैंड करेगी ना, अगर वहाँ से टेक ऑफ करेगी, और अगर वो कोई किसी पॉलिसी के तहत ये फ़्लाइट्स जो हैं अगर चलने से बंद कर दी गई, तो मैं समझती हूँ कि मैं इसके बारे में अगर तो शहबाज शरीफ साहब कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, या कोई अगर उन्होंने इन्फॉर्म किया है गवर्नमेंट को ऑफिशियली थ्रू ऑफिशियल चैनल, तो फिर हो सकता है कि हुकूमत इसके ऊपर कोई पॉलिसी अपनी बताए। मगर मैं समझती हूँ कि इतनी लास्ट मिनट के ऊपर जब ये डिसीजन हो चुका हुआ है, इस वक्त एक इंटरनेशनल फ्लाइट का पाकिस्तान में लाना पॉलिसी वाइज तो अलाउड नहीं है। पर बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन आमिर साहब, रकील अहमद साहब, इरशाद अहमद आरिफ साहब और गुलाम हुसैन अवान, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।